अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और सुनाइए क्या चल रहा है? क्या हाल-चाल है आप लोगों के? चलिए अल्लाह ताला ठीक ही रखे, आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। और आ जाते हमारी कहानी की तरफ है। हमारी आज की कहानी का नाम है कीमत। और ये भी हमारे इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान साहब की ही कहानी है। और अक्सर उनकी कहानियाँ हिंदुस्तान की तरफ की ही है, क्योंकि बंटवारे से पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक थे, उस वक्त उनकी अक्सर ड्यूटी दिल्ली की तरफ ही हुआ करती थी। तो अक्सर अमृतसर, जालंधर, मशरक़ी पंजाब के जो हिस्से हैं, तो ये सारी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उसी तरफ की हुआ करती थी। तो आज देखते हैं आज उनकी कहानी में क्या है, क्या कीमत है और किस चीज़ की कीमत है, देखते हैं। एक हिंदू औरत शौहर परस्ती में जवाब नहीं रखती। यूँ तो मुसलमान औरतों में भी ऐसी मिसाल मौजूद है कि वो शौहरों को हकीकी तौर पर अपना मिजाजी खुदा समझती हैं, लेकिन हिंदू औरत तो अपने मज़हब की रूह से शौहर की परस्तिश की हद तक ताबेदारी करती है। यही वजह है कि जब मेरे सामने बैठे हुए एक शख्स बद्री नारायण ने कहा कि वो तहरीरी तौर पर लिख के देने के लिए तैयार है कि लालू प्रसाद की मौत उसकी बीवी रजनी के जहर देने की वजह से हुई और मुझे फ़ौरन चलकर लालू प्रसाद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कब्ज़े में ले लेना चाहिए, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं हस्बे मामूल सुबह के वक्त थाने के बरामदे में कुर्सी बिछाकर बैठा हुआ था कि बद्री नारायण नाम का ये शख्स मेरे पास शिकायत लेकर आ गया। पेशे के लिहाज से वो वकील था और लालू प्रसाद का भतीजा भी। लालू प्रसाद के बारे में बताता चलूँ कि वो इस वकील के कहने के मुताबिक गल्ले का व्यापारी था और ये बद्री नारायण इन दिनों उसके पास आकर ठहरा हुआ था। चूँकि वो वकील था, इसीलिए उसे कानूनी नुक्तों का इल्म था और उसने फ़ौरन ही मुझे दरख्वास्त लिख कर दे दी। मैंने अपने सिपाही साथ लिए और उसके साथ लालू प्रसाद के घर चला गया। लालू प्रसाद की लाश उसके घर में एक कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। गालिबन वो उसी कमरे में सोता भी होगा। बिस्तर पर किसी किस्म के ऐसे निशानात नहीं थे जिससे अंदाज़ा हो कि उसने मरने से पहले किसी तरह की जद्दोजहद की होगी। ऐसे लगता था कि वो आराम से सो रहा था और फिर उसी हालत में उसकी जान निकल गई। उसके चेहरे पर भी तकलीफ़ के आसार नहीं थे। उसकी बेवा बीवी रजनी बाल खोले रो रही थी और दो चार औरतों के दरमियान बैठी हुई थी। उसे देखकर मुझे बद्री नारायण के कहने पर शक होने लगा। वो ऐसी औरत नज़र तो नहीं आती थी जो अपने शौहर की जान ले सकती थी या नहीं, ये तो बात की बात थी। मैंने लालू प्रसाद की लाश के सरसरी मुआयने के बाद उसकी बेवा को एक तरफ बुलाया और कहा कि मैं ऐसे वक्त में उन्हें तंग करने नहीं आया, बल्कि ये शख्स थाने में बाकायदा दरख्वास्त लेकर मुझे यहाँ लेकर आया है। मैंने बद्री नारायण की तरफ इशारा किया, जो कमरे की एक दीवार के साथ टेक लगाए सर खुजा रहा था। इस बद्री नारायण का ख्याल है कि तुमने अपने खाविन को जहर देकर मार डाला है। उसने मुझे पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त की है। क्या ये तुम्हारा या तुम्हारे खाविन का रिश्तेदार है? उसने इकरार में सर हिला दिया। उससे मुंह से कुछ नहीं कहा गया। अगर इस रिश्तेदार है तो फिर इसे पोस्टमार्टम की दरख्वास्त देने का हक हासिल है। इसीलिए अब मेरी मजबूरी है कि लाश को यहाँ से उठाकर ले जाऊँ। तुम इस चीज़ का बुरा न मानना, मैं कानून की वजह से मजबूर हूँ। उसके साथ ही मैंने सिपाहियों को इशारा किया कि वो लाश को बाहर निकालें। वो इधर उधर चारपाई देखने लगे। रजनी के साथ जिस वक्त मैं बातें कर रहा था तो रजनी के पास बैठी हुई औरतें हमारे इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गईं और जब मैंने रजनी के जहर देने का जिक्र किया तो एकदम उनके मुंह से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे वो रजनी को लानत और मलामत करने लगी हो। उन्होंने आपस में खुसुर फुसुर शुरू कर दी। उनमें से एक ने मेरे सामने आकर कहा कि रजनी ऐसा नहीं कर सकती, किसी को गलतफहमी हुई होगी। मैंने उससे कहा कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अभी तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि हकीकत क्या है। सिर्फ इस आदमी की शिकायत पर मैं यहाँ आया हूँ। हकीकत का पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही चलेगा। रजनी ने रोना बंद कर दिया था और मैंने देखा कि वो बहुत ही नफ़रत भरी आंखों से बद्री नारायण की तरफ देख रही है, जो कमरे में तमाम औरतों से बज़ाहिर बेनियाज होकर सिगरेट सुलगा रहा था। सिपाही इतनी देर में चारपाई ले आए थे। मैं आते वक्त कागजात बनाकर लेकर आया था, इसलिए इस लाश को घर के सहन में निकलवाकर मैंने एक सिपाही को यक्का लाने के लिए कहा। यह एक तरह के रेड़े जैसी चीज़ होती है, जिसे मुकामी ज़ुबान में शायद कुछ और कहते हों। मैं हमेशा उससे यक्का ही कहता था। जितनी देर सिपाही यक्का लेने के लिए गया, मैं बद्री नारायण से बातें करता रहा।
साथ ही मेरी नज़र उन औरतों की तरफ भी रही जो रजनी के पास बैठी हुई थी। मैं ख़ास तौर से उस औरत की तरफ देख रहा था जिसने मेरे सामने खड़े होकर रजनी की वकालत की थी और कहा था कि रजनी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वाकई ये आ गया कि लालू प्रसाद को जहर दिया गया है और मुझे तहकीकात शुरू करना पड़ी तो शायद ये औरत मेरे काम की साबित हो। मैंने बद्री नारायण की तवज्जो उस औरत की तरफ दिलाई और उससे पूछा कि क्या वो इसे जानता है। वो कहने लगा, शायद रजनी की मिलने वाली है कोई, हमारी रिश्तेदार नहीं है और ना ही मैं उसे जानता हूँ। इतनी देर में एक नौकर हमारे पास से गुजरा। मैंने उसे रोक लिया। उसका नाम पांडु था। वो जिस फुर्ती से इधर उधर जा रहा था, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इस घर का ख़ास आदमी है। मैंने उससे कहा कि तुमने कामों से फारिग होकर मेरे पास थाने आ जाना है। सिपाही यक्का लेकर आ गया और मैंने लाश वाली चारपाई उस पर रखवा कर सिपाही से कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे अस्पताल आ जाऊंगा। मैंने बद्री नारायण को साथ लिया और थाने आ गया। मैंने उससे कहा कि चूँकि तुमने इल्ज़ाम लगाया है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारा बयान लूँगा, इसीलिए तुम आज शाम को मेरे पास यहाँ थाने आ जाना। उसे फारिग करके मैं अस्पताल रवाना होने ही वाला था कि पांडु आ गया। मैंने उसे रात के वक्त अपने घर आने का कहा और अपने मोहरिर को बुलाकर कहा कि इस आदमी को रात के वक्त मेरे पास ले आना। फिर मैं अस्पताल की तरफ चला गया। सिविल अस्पताल का डॉक्टर वर्मा मुझे अच्छी तरह जानता था। वही पोस्टमार्टम करता था और पहले भी कई केसों में मेरा उससे वास्ता पड़ चुका था। बहुत दयानतदार आदमी था। मैं उससे जाकर मिला, सारे मामलात बताए और दरख्वास्त की कि मेरा काम जल्दी से कर दे। उसने मुझे 2 दिन के बाद रिपोर्ट देने का वादा किया। अब मेरे पास 2 दिन फारिग थे जिनमें पांडु से पूछगछ हो सकती थी। हस्बे हिदायत रात को पांडु मेरे घर आ गया। मैंने उससे कहा कि वो मुझे हर बात सुनाता जाए जो उसके इल्म में है। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि लालू प्रसाद को जहर दिया गया है या नहीं। मैंने उसे यही कहा कि वो मुझे मरने वाले के घर के हालात बताए। पांडु इधर उधर की हाँकता रहा और मैं भी सुनता रहा। एक जगह मैं चौंक गया जब पांडु ने रजनी की तारीफ़ें करते करते अचानक ये कह दिया कि 1 साल पहले लालू प्रसाद के घर डाका पड़ा था और डाकू रजनी को उठाकर ले गया था। वो 6 महीने बाद वापस आई तो बहुत बदली हुई थी और उसकी तबीयत में पहले जैसी शौकी नहीं रही थी। अब तो वो बड़ी संजीदा औरत लगती थी। पहले वो बिल्कुल खिलंडरी लड़की लगती थी और क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए अगर वो किसी से कहे कि वो गैर शादीशुदा है तो लोग ये बात मान लेंगे। मैंने पांडु से एक डाके की तफसील सुनाने के लिए कहा और वो शुरू हो गया। उस दिन सारा दिन बारिश इसी तरह होती रही जैसे फिर कभी नहीं बरसेगी। मालिक गोदाम पर थे और वहाँ से उन्होंने तोताराम मुंशी को भेजा था कि वो जल्दी घर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें गोदाम में हिसाब किताब करना है। उनका रात का खाना वहीं भेज दिया जाए। मैंने उनका भोजन तैयार करके तोताराम के हवाले कर दिया। मालकिन को तो अपने बनाव सिंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो हर वक्त बनने ठंडने के चक्कर में रहती थी। मैंने उन्हें जाकर बता दिया कि मालिक देर से घर आएंगे। मैंने उनका भोजन तोताराम के हाथ भिजवा दिया है। मालकिन ने भी कहा कि वो रात का भोजन देर से करेंगी और मुझे ग्रामोफोन लाने के लिए कहा। मैंने ग्रामोफोन उठाकर उनके कमरे में रख दिया और कुछ तवे यानी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड भी उनके पास ले जाकर रख दिए। फिर मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गया। रजनी के कमरे में ग्रामोफोन की हल्की सी आवाज़ आती रही और मैं काम में लगा रहा। काम के दौरान ही अंधेरा हो गया और मैं रसोई में चला गया। बारिश रुक गई थी। रात का भोजन तैयार करके फारिग हुआ तो काफ़ी देर हो गई थी और बाहर घुप अंधेरा फैला हुआ था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मालिक भी किसी वक्त आने वाले होंगे। मैं रजनी के कमरे की तरफ गया कि उनसे खाने का पूछूं। ग्रामोफोन की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे फ़ौरन ही एहसास हुआ कि मेरी मत मारी गई है क्योंकि मैं खुले दरवाजे में खड़ा था। मैंने खुले दरवाजे पर दस्तक दे डाली थी। रजनी के कमरे के अंदर की हर चीज़ मेरे सामने थी और ये मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। ग्रामोफोन मशीन पर रखा हुआ तवा काले रंग का जो रिकॉर्डर है वो साकित था। सिंगार मेज के सामने पड़ा हुआ मूढ़ा उल्टा हुआ था और जूती का एक पैर दीवार के साथ पड़ा हुआ था और रजनी की फूलों वाली सुर्ख चादर कालीन पर इस तरह गिरी हुई थी जैसे किसी ने उसे खुद ज़मीन पर फेंका हो। किसी के बताए या देखे बगैर मुझे अंदाज़ा हो गया कि रजनी को घसीटकर या ज़बरदस्ती इस कमरे से बाहर ले जाया गया है। जिस वक्त मैं रसोई में मसरूफ़ था उस वक्त ये काम हुआ था और मुझे खबर तक ना हो सकी थी।
मैं घबराया कि मालिक को क्या जवाब दूंगा। इसी घबराहट में मैंने सारे कमरे को खंगाल डाला। रजनी किसी कमरे में नहीं थी और ना ही किसी कमरे में गड़बड़ के आसार थे। इसका मतलब ये था कि रजनी को इसी कमरे से उठाया गया जहां उसने मुझसे रात के वक्त ग्रामोफोन मंगवाया था। खैर, मैं घबरा कर इसी कमरे में कालीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही मालिक आ गए। उन्होंने जो कमरे की हालत देखी और मेरी तरफ उनकी नज़र हुई तो मुझे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा कि रजनी कहाँ है, क्या हुआ है। इतना कहकर वो घबरा कर बिस्तर पर बैठ गए। मैंने उन्हें बताया कि रसोई में था मैं, रजनी उस वक्त कमरे में थी। अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। कमरे की यही हालत है जो आपने देखी है। मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। वो भी परेशानी से इधर उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने रजनी को आवाज़ें दी, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उन्हें बताया कि मैं सारे घर को देख चुका हूँ, वो कहीं नहीं है। वो मुझे बुरा भला कहने लगे कि मैं इतना बेखबर होकर रसोई में काम करता हूँ कि घर की खबर ही नहीं रहती। रजनी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो उसको जेब में डालकर कोई ले जाए। उनका कहना दुरुस्त था। वाकई ऐसे ही हुआ था कि कोई आया और उसे जेब में डालकर ले गया। मैंने मालिक से कहा कि वो जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराए, लेकिन वो चुप हो गए। कहने लगे ये इज्जत का सवाल है। अगर डाकू पकड़े भी गए और हम रजनी को उनसे छुड़ा भी लाए तो तुम जानते हो समाज में हमारी क्या इज्जत और कद्र रह जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि इस औरत को डाकू ले गए थे, उन्होंने अपने पास रखी और छोड़ दी। तुम इसका मतलब समझते हो? उससे बेहतर ये नहीं है कि हम किसी को बताएं ही ना कि क्या हुआ है, रजनी कहाँ गई है। सिर्फ ये बताएंगे कि वो अपने मायके गई हुई है, जब वो चाहेगी वापस आ जाएगी या हम उसे जाकर ले आएंगे। जो कोई मिलने वाला आए तो तुम उससे यही बताना। उनकी ये बात मेरे दिल को लगती थी। चुनांचा हम चुप हो गए और जो कोई हमारे घर में मेहमान आया हमने उसे यही बताया। सिर्फ डर इस बात का था कि रजनी के मायके वालों में से कोई ना आ जाए। उसे हम क्या बताते। अच्छा हुआ कि उनमें से कोई ना आया। पांडु का बयान खासा तवील था। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अगर रजनी को डाकू ले गए थे तो लालू प्रसाद पुलिस के पास क्यों नहीं गया। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उसने भगवान का शुक्र किया था कि उसकी बीवी को डाकू उठा ले गए। मैंने इसीलिए पांडु से पूछा कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे। ताल्लुकात की भली पूछी है साहब आपने। बस दोनों अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। क्या कहूँ कि दोनों अपनी अपनी जिंदगियाँ जी रहे थे। हम नौकरों से क्या छुपा है। रजनी एक बड़े घर की लाडली लड़की है। लालू प्रसाद अगर दौलतमंद ना होता तो ऐसे घर से उसका रिश्ता ही ना मिलता। रजनी खाते पीते लोगों के शौक़ रखती थी। मतलब ये कि जब तक लालू प्रसाद जिंदा था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, दोस्तियाँ, घर गृहस्थी का तो उसे पता ही नहीं था। न चूल्हा न चौका और ना ही औलाद पालने का झंझट। एक दिन मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। ये उन दिनों की बात है जब उनकी शादी को 1-2 माह हो गए थे। मैं सुबह चाय लेकर रजनी के कमरे में गया। अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं वहीं दरवाजे पर रुक गया। लालू प्रसाद बड़े गुस्से में था और कह रहा था कि शादी के बावजूद अलहदा कमरों में सोना उसे अच्छा नहीं लगता। रजनी कह रही थी कि वो तो ऐसा ही करेगी, वो औलाद की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अभी बहुत उम्र पड़ी है, देखी जाएगी। वो दोनों काफ़ी देर तक इस मसले पर झगड़ते रहे। मैं चाय लेकर वापस आ गया। वो दिन और आज का दिन लालू प्रसाद के औलाद नहीं हुई। पिछले साल तक तो झगड़े और ज़्यादा तेज़ हो गए। और लालू प्रसाद ने क्या किया। लालू प्रसाद ने पांडु ने कोई बात अपने मुंह में रोक ली थी और खामोश हो गया था, तो मैंने उसको बुलंद आवाज़ में कहा। फिर वो बोल पड़ा। लालू प्रसाद ने अपना ज़्यादा वक्त राकेश के घर में गुजारना शुरू कर दिया। राकेश उसका दोस्त है। लालू प्रसाद गोदाम से फारिग होकर राकेश के घर चला जाता और तोताराम को घर भेज देता कि वो उसके देर से आने का घर जाकर बता दे। तोताराम हमें रोज़ पैगाम दे जाता। फिर तोताराम ने भी आना बंद कर दिया। गोया ये तय हो गया कि लालू प्रसाद गोदाम बंद करके राकेश के घर चला जाएगा, वहीं रात का खाना खाएगा और फिर रात गए घर आएगा। रजनी उसका इंतज़ार नहीं करती थी, बल्कि रात का खाना खाकर सो जाती थी। मैं लालू प्रसाद का कमरा तैयार रखता, वो राकेश के घर से आता और कपड़े तब्दील करके सो जाता। सुबह नाश्ते वक्त मियाँ बीवी की मुलाकात होती। वो इधर उधर की बातें करते। मैंने बड़ी तवज्जो दी कि शायद उनका ये झगड़ा होता हो कि लालू प्रसाद रात को देर से क्यों आता है, लेकिन हर रोज़ राकेश के घर जाता। लेकिन रजनी ने कभी ये बात न छेड़ी। या तो वो प्रसाद को खुली छूट दे चुकी थी या इस फरेब में मुब्तला थी कि प्रसाद वाकई किसी काम से जाता है। बहरहाल मुझे गड़बड़ लग रही थी। यह मियाँ बीवी का मामला था, मुझे इससे क्या लेना था। मैं चुप होकर देखता रहा, लेकिन मेरे दिल का तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ था।
डॉक्टर वर्मा के बताए हुए दिन में अस्पताल रिपोर्ट लेने चला गया। रिपोर्ट बिल्कुल वही थी जो बद्री नारायण ने मुझे बताया था, यानी लालू प्रसाद को जहर देकर मारा गया था। जहर बहुत सरीउल असर यानी बहुत तेज़ काम करने वाला था। उसने लालू प्रसाद को बिस्तर से उठने की मोहलत ही नहीं दी होगी। मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा कि रजनी ने प्रसाद को आखिर जहर क्यों दिया। पांडु के बयान से मुझे ये तो पता चल गया था कि दोनों के आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन क्यों ठीक नहीं थे यही बात मुझे मालूम करना थी। और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुझे किसी न किसी को शक में गिरफ्तार भी करना था। किसे? रजनी को। इस वक्त तो वही मेरी नज़रों के सामने थी जिस पर बद्री नारायण ने भी इल्ज़ाम लगाया था। चुनांचे में रजनी के घर चला गया। अस्पताल से लाश वापस आ गई थी और वो भी उसके घर पहुंचा दी गई थी। लाश पहुंचाकर मैंने रजनी से कहा कि मैं क्रियाक्रम की रसूमात के बाद उससे बात करना चाहूँगा। वो मुझसे रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी, लेकिन मैंने बात गोल कर दी कि रिपोर्ट कुछ दिनों बाद मिलेगी। पांडु भी आखिरी रसूमात में मसरूफ़ हो गया था और रसूमात अदा करने के बाद ही मेरे पास आया। मैंने उसे वहीं से बात शुरू करने के लिए कहा जहां से उसने छोड़ी थी। मैंने उससे कहा कि वो अब ये बताए कि आखिर मियाँ बीवी के इख्तिलाफात क्या थे। कहने लगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ रजनी का अपने चचाजाद राजेंद्र से दिल लगा हुआ था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने पता नहीं क्यों लालू प्रसाद को रिश्ता दे दिया था। शायद उसके पास पैसा ज़्यादा था, इसलिए हो सकता है कि रजनी ने अपने दिल में ये बात बैठा ली हो, इसीलिए वो प्रसाद को कबूल नहीं करती थी। वो राजेंद्र से मिलती भी थी। मिलती क्या थी, राजेंद्र खुद उसके घर आ जाता था। चूँकि प्रसाद ज़्यादातर गोदाम पर होता था, इसीलिए राजेंद्र के सामने रास्ता साफ था और वो दोनों अकेले बैठे बातें करते रहते। हो सकता है उसने रजनी से कहा हो कि लालू को रास्ते से हटा दो। प्रसाद की आखिरी रसूमात के बाद मैं रजनी के घर गया और उससे कहा, तुम मेरी नज़र में मुश्तबा हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है कि प्रसाद को जहर दिया गया था। तुम्हारे खाविन से इख्तिलाफात भी थे, इसीलिए तुम मेरी नज़र में मशकूक हो। जब तुम घर से कहीं जाओ तो मुझे इसकी इत्तला होनी चाहिए, वरना मेरा शख्स तुम पर और ज़्यादा हो जाएगा। जब मैंने रजनी से ये बातें की तो उसका चेहरा फक हो गया। पता नहीं वो पकड़ी गई थी या एक ऐसी बात सुनकर परेशान हो गई थी जो उसने नहीं की थी। उसने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं उसे थाने ना ले जाऊं, वो बेगुनाह है, आखिर एक रोज़ कातिल सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि तुम अपनी बेगुनाही का रोना रो रही हो, लेकिन बात यह है कि तुमने मजबूरी में प्रसाद से शादी की, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मजबूर किया था। तुम अपने चचाजाद राजेंद्र से शादी करना चाहती थी, वो अब भी तुमसे मिलता है। और फिर डाके वाली बात भी मुझे हजम नहीं हो रही, जिसमें तुम्हें डाकू उठाकर ले गया था और फिर तुम चुप चुपाते वापस भी आ गई। तुम्हें डाकू ले गया था या तुम राजेंद्र के साथ चंद दिन मौज मेला करने के लिए चली गई थी और तुमने जाते हुए उसे डकैती का रंग दे दिया था। रजनी मेरी बात सुनकर सर थाम कर बैठ गई और रोने लगी। आखिरकार औरत के पास यही हथियार होता है जिससे वो अपनी मजलूमियत साबित करती है। रजनी कहने लगी कि वाकई वो बेगुनाह है, वो मेरे सारे सवालों का जवाब देगी। इस वक्त उसे मोहलत दे दूं, 1-2 दिन बाद बेशक उससे पूछ लूं। अगर मैं थाने ना बुलाऊं तो मुझ पर एहसान होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अगर वो यहाँ से फ़रार हुई तो फिर उसकी किसी बात पर एतमाद नहीं करूँगा। 2 दिन बाद फिर मैंने उससे मुलाकात की। इस बार वो खासी संभल चुकी थी और बड़े एतमाद के साथ मेरे सवालों के जवाब देती रही थी। आपका पहला सवाल तो यही था कि मैंने प्रसाद के साथ मजबूरी में शादी की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपने प्रसाद को देखा होता तो शायद इस इनकार की वजह आप ना पूछते। वो अधेड़ उम्र का गंजा मोटा आदमी था। मैं तालीम याफ्ता और ऊपर वाली जगहों पर आने जाने वाली मेरी सहेलियां भी अमीर घरानों की थी और मेरा बाप भी बहुत अमीर है। लेकिन चूँकि अमीरों के साथ ही नाता जोड़ते हैं, इसीलिए मेरे बाप को भी यही रिश्ता मंजूर था। हालांकि राजेंद्र मुझ पर जान देता था और सच्ची बात यह है कि मेरा दिल भी उस पर फिदा हो चुका था। अगर बाप की ज़िद ना होती तो मैं इससे शादी कर लेती। मेरी शादी के बाद भी वो मुझसे मिलने आता रहा, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार था और राजेंद्र के आने पर प्रसाद को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अब रह गई डाके वाली बात, तो ये एक ऐसा राज है जिसका इल्म किसी को नहीं, और आप भी जानेंगे तो आपको हैरत होगी। मैं दिल ही दिल में हंसा कि वो जिस चीज़ को राज कह रही है इसका मुझे भी इल्म है और उसके नौकर को भी इस बात का पता है।
अलबत्ता उसकी तफसील क्या है ये तो उसे ही मालूम थी और आज वो मुझे बताने जा रही थी। तो शायद इसी में मेरे लिए केस के हल का कोई सुराग निकल आए, कोई सिरा मेरे हाथ लग जाए। ये बद्री नारायण से आपका क्या रिश्ता है और वो क्यों इस मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? बद्री नारायण प्रसाद का दूर पार का रिश्तेदार है। इस तरह के रिश्तेदार खाने पीने मौज मेला करने अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। मेरी और राजेंद्र की मुलाकातें इस आदमी के इल्म में थी और उसने उन्हें गलत अंदाज में लिया था और फिर मेरे और प्रसाद के इख्तिलाफात भी उसके इल्म में होंगे, इसलिए उसने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया है और सच्चा भी वही निकला है। यही मेरे लिए हैरानी की बात है कि प्रसाद को नापसंद करने के बावजूद मैं जहर नहीं दे सकती, कोई और दे गया होगा। क्यों दे गया है ये मुझे नहीं मालूम। मैं फिर कहती हूँ कि आपका मुझ पर शक है, लेकिन आखिर कातिल सामने आएगा और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी कि वो कौन निकलता है। मैंने उससे कहा कि वो डाके वाली बात बताए। जिस रात ये वाक़या हुआ उस रात प्रसाद ने गोदामों से पैगाम भेजा था कि वो रात को देर से घर आएगा। क्यों देर से आएगा ये बात भी आपको बताती हूँ। जब से मैंने प्रसाद पर वाज़ेह कर दिया था कि उससे मेरी शादी मेरे बाप की ज़िद की वजह से हुई है, मेरी मर्ज़ी से नहीं, और बस ये दुनिया को दिखाने वाली शादी है। हम दोनों ने एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से अलहदगी कर रखी थी। कुछ अरसे तो प्रसाद बर्दाश्त करता रहा, फिर वो घर से गायब होने लगा। यहाँ बहाना उसके पास यही था कि गोदामों पर काम बढ़ गया है। तोताराम मुंशी घर से खाना ले जाता था। उस रोज़ भी प्रसाद का कोई पैगाम उसका लाना कोई नई बात नहीं थी। उसका खाना भेजकर हमारा नौकर पांडू रसोई में चला गया। इससे पहले मैंने उससे ग्रामोफोन मंगवाया। मैं भी रात को देर से सोती हूँ, वक्त गुजारी के लिए मौसीकी सुनती हूँ। जिस वक्त पांडु मुझे ग्रामोफोन देकर गया उसके कोई आधे घंटे बाद एक आदमी मेरे कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने अपने ऊपर चादर लपेट रखी थी और मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जिनसे अंदाज़ा नहीं होता था कि मैंने कभी उसे पहले देखा हो। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई और उससे पूछा कि वो कौन है और अंदर कैसे आ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ता रहा। मुझे उसके रवैये से ऐसा लगा जैसे ना तो उसे कोई मेरा डर है और ना ही उस चीज़ का डर है कि कोई आ जाएगा या घर में कोई उसकी मुज़ाहमत करेगा। मुझे ये एहसास होते ही कि ये आदमी बेखौफी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों से जान निकल जाएगी। मुझे बेहद कमज़ोरी महसूस हुई। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि वो मेरे करीब आ गया और उसने मेरे जूड़े पर हाथ डालकर मेरी गर्दन को हल्का सा झटका दिया। मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन मैं चीख नहीं सकी कि खौफ से मेरी ज़ुबान ही बंद हो गई थी। उसने मुझे अपनी तरफ घसीटा और मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ ले चला, जैसे खाविन बीवी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जा रहा हो। मैंने सोचा भी कि उसकी मुज़ाहमत करूं, लेकिन मेरी ताकत सुलभ हो चुकी थी। पता नहीं उसे मेरे हाथ के लम्स से क्या महसूस हुआ था कि उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और इस हरकत में मेरी चादर मेरे जिस्म से फिसल गई। उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया और मेरी टांगों के नीचे हाथ देकर मुझे किसी बच्चे की तरह उठा लिया। फिर वो बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ चला। मैंने टांगे चलाई और मेरी एक जूती उतर गई, लेकिन वो मुझे बाहर ले गया। मुझे आज तक हैरत होती है कि मैं चीखी क्यों नहीं। पांडु मेरी आवाज़ सुनकर आ जाता। पता नहीं वो कहाँ मर गया था कि मेरे कमरे की तरफ आया ही नहीं। मुझे शक है कि ये भी उस आदमी से मिला हुआ था, वरना उसके लिए मुमकिन ना था कि मेरी ख्वाबगाह से उठाकर मुझे ले जाता। बहरहाल जब वो मुझे घर से बाहर ले आया तो वहाँ एक टांगा नुमा सवारी खड़ी थी, जिसके एतराफ़ में पर्दे लगे थे। वैसे भी उस वक्त अंधेरा था और कोई राहगीर भी वहाँ नज़र नहीं आता था। इस सवारी के पास एक और आदमी खड़ा था। हमें आते देखकर वो हमारी तरफ आया। पास आकर उस आदमी से कहने लगा, मैं सहारा दूँ। जिस आदमी ने मुझे उठा रखा था उसने सिर्फ हूँ की और मदद के लिए आने वाले ने मेरी टांगें थाम ली। उन्होंने उसी हालत में मुझे सवारी के अंदर सीट पर लिटा दिया। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और चाहा कि छलांग मारकर भाग जाऊं, लेकिन मुझे घर से बाहर लाने वाला मेरे पास बैठ चुका था। उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया कि मेरी आवाज़ ना निकले और अपना एक बाजू मेरी कमर के गिर्द डाल दिया। दूसरे आदमी ने चक्कर खाकर आगे वाली सीट संभाली और सवारी चल पड़ी। पता नहीं वो खुद चला रहा था या कोई तीसरा आदमी भी था। अंधेरे में कुछ देर तक तो मुझे अंदाज़ा होता रहा कि मैं किस जगह से गुजर रही हूँ, लेकिन उसके बाद अजनबी इलाका आ गया। अजनबी इलाके में काफ़ी देर के सफ़र के बाद वो सवारी एक मकान के सामने जाकर रुकी। रास्ते में मैंने कोई हीलो हिज्जत नहीं की थी, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए आदमी ने ना तो मेरी कमर से बाजू हटाया था और ना ही
मुंह पर से अपना ढाटा उतारा था। हद ये कि उन्होंने आपस में कोई बात भी नहीं की। मकान के सामने सवारी रुकी तो पहले वो आदमी उतरा जो आगे बैठा हुआ था, उसके बाद मेरे साथ वाला, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। मैं फौरन उतर गई और मेरे साथ बैठने वाला मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। उस घर में दाखिल होते ही एक सहन था और सामने कमरे बने हुए थे। एक कमरे में मुझे ले जाया गया। उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पेट्रोमैक्स लैंप की हल्की सी रोशनी थी। मुझे एहसास हुआ कि इस घर में लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल अजनबी जगहों के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, और ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक होता है। जो आदमी मुझे अंदर लाया था उसने मुझे पलंग पर बैठाया और खुद सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से एक लंबी सांस ली। शायद मेरे अगवा का मुश्किल काम करके उसे सुकून मिल गया था। हालांकि मैं बड़ी आसानी से अगवा हो गई थी और अगवा करने वाले को किसी मुज़ाहमत का सामना भी नहीं करना पड़ा था। टांगे या यक्के में आने वाला दूसरा आदमी कमरे के अंदर नहीं आया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, शायद किसी दूसरे कमरे में चला गया हो। मैं परेशानी के आलम में पलंग पर चुपचाप बैठी थी। बात करती तो किससे करती और क्या बात करती। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे अगवा करने वाले ने खाने का पूछा, मैंने खाने से इनकार कर दिया। वो उठकर बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। मैं आहिस्ता से उठकर दरवाजे तक गई और कान उसके साथ लगा दिए कि शायद मुझे कोई आवाज़ आ जाए। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर किसी ने बाहर से कुंडी खोली और अंदर आ गया। ये वही था। उसके हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें सालन की कटोरियाँ और चपातियाँ थीं। मैंने उसे खामोशी से ये ट्रे कोने में रखी हुई मेज़ पर रखते हुए देखा और उसने मुझे इशारा किया कि मैं खाना खा लूँ। इस हालत में मुझे रोटी की क्या सूझती। मेरा बस होता तो मैं चीखें मार मार कर यहाँ से भाग निकलती। मैं खामोश बैठी रही। वो आदमी कहने लगा कि सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह आकर दरवाज़ा खोल दूँगा ताकि मैं गुस्ल खाने में जा सकूँ। मैं चुप रही और वो चला गया। ना मैंने खाना खाया, ना बत्ती बुझाई और बिस्तर पर दराज हो गई। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पीछे मेरे घर में क्या हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये हौसला था कि जब प्रसाद घर आएगा तो मेरी तलाश में ज़रूर निकलेगा। इतने अरसे की नफ़रत और नापसंदीदगी के बाद अब मुझे प्रसाद अच्छा लगने लगा। शायद इसलिए कि अब मेरी यहाँ से रिहाई प्रसाद से वाबस्ता थी। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि प्रसाद मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा और मैं खुद ही वहाँ से निकलूँगी। लेकिन उस वक्त मुझे क्या मालूम था। बहरहाल मैं इन्हीं सोचों और परेशानियों में जाने किस वक्त सो गई। सुबह दिन चढ़ने का एहसास मुझे चिड़ियों और परिंदों की आवाज़ों से हुआ और किसी ने दरवाजे की कुंडी खोल दी और फिर वो अंदर आ गया। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मुंह से कुछ नहीं बोली। उस आदमी ने मुझे बाहर आने का इशारा किया और मैं बाहर आ गई तो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, यह गुस्ल खाना है। जब मैं फारिग हुई तो वो मेरे पास आकर उसी कमरे में बैठ गया और बातें करने लगा। अब इतनी देर के बाद मुझे उससे बातें करने का हौसला हो गया और मैंने ये भी सोच लिया था कि घबराने से कुछ नहीं होगा, दिमाग को ठंडा रखूंगी तो यहाँ से निकलने की तरकीब सोच सकूंगी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। कहने लगा, तुम नाश्ता वगैरह कर लो, फिर तुमसे बातें होंगी। इतना कहकर वो फिर बाहर निकल गया। बाहर निकलने से पहले उसने कमरे की खिड़की खोल दी। मैंने उसके जाने के बाद उठकर उस खिड़की से बाहर देखा। ये एक छोटा सा बागीचा था। बहुत खूबसूरत घास थी और दरख्त लगे हुए थे। उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि अच्छा खुला मकान है। मैंने कुर्सी यहीं रखी खिड़की के पास और वहीं पर बैठ गई। पता नहीं कितनी देर मैं वहाँ बैठी रही कि दरवाज़ा खुला और वो आदमी अंदर आ गया। उसके पीछे कोई और भी था जो सामने आया तो मैं हैरान रह गई। ये एक औरत थी जिसने ट्रे उठाई हुई थी जिसमें बर्तन थे। मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। मेरी हैरानी देखते हुए वो आदमी मेरे पास आकर खड़ा हुआ। उसने पहली बार अपने मुंह से ढाटा उतार दिया। यह कबूल सूरत आदमी था। घनी मूछें थी और बड़ी आंखें थी। उसने अपने साथ आने वाली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बीवी है। उसने नाम नहीं बताया। उस औरत ने ट्रे मेज़ पर रख दी और कहने लगी, नाश्ता कर लो, हम दोनों फिर कर लेंगे। इतना कहकर वो खाविन का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। मैं नाश्ता करके बैठ गई। रात की भूखी थी। इस दौरान मुसलसल सोचती रही कि एक शादीशुदा मर्द ने मुझे अगवा किया, क्या उसकी बीवी नहीं है? वो कैसा आदमी है कि मुझे अगवा करके अपनी बीवी के पास ले आया है और वो खुद नाश्ता लेकर मेरे पास आई है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया और उनके आने का इंतज़ार करने लगी। वो काफ़ी देर बाद शायद नाश्ता कर आए थे। मैं पलंग पर बैठ गई और दोनों मियाँ बीवी नीचे ज़मीन पर बिछी दरी पर बैठ गए।
वो औरत बोली, मैं शीतल हूँ और ये मेरा शौहर विनोद। हम तुम्हारे शौहर प्रसाद के दोस्त हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के करीब कोई पटाखा फट गया हो। मेरे शौहर के दोस्त हैं ये लोग और इन्हें मैं जानती तक नहीं, और उस आदमी ने मुझे अगवा करके अपने घर में डाल लिया है। इसीलिए मैं फट पड़ी। तुम मेरे शौहर के अच्छे दोस्त हो और मैंने इससे पहले तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी, और ये अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। अपने दोस्त की बीवी को ही अगवा करके लेकर आ गए हो। शीतल हंस पड़ी। तुम ऐसी बात इसलिए कर रही हो कि तुमने अभी पूरी बात सुनी ही नहीं। यही बात सुनाने के लिए तो हम तुम्हारे पास आ गए हैं। उसके बाद शीतल ने मेरे ही अंदाज की सारी कहानी और वजह सुनानी शुरू कर दी। तुम्हारा शौहर प्रसाद मेरा आशिक भी रहा है, उसके साथ मेरे नाजायज़ ताल्लुकात भी रहे हैं। तुम हैरान होगी कि ये बात मैं अपने शौहर के सामने कैसे कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनती जाओ। पिछली कई माह से मैं और प्रसाद मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं, इस मकान में नहीं, एक दूसरे मकान में, जिसका मेरे खाविन को भी पता है। जब तुमने प्रसाद के बच्चों की माँ बनने से इनकार कर दिया तो प्रसाद ने इंतकाबन मेरे साथ दोस्ती लगाने की कोशिश शुरू कर दी। वो मेरे शौहर का दोस्त है और हमारे घर आता रहता है। एक औरत मर्द की नज़र को अच्छी तरह पहचानती है। मैं भी पहचान गई कि प्रसाद क्या चाहता है। इस दौरान मेरा खाविन बीमार हो गया और हम पैसे को मोहताज हो गए। इन्हीं दिनों मैंने प्रसाद की नज़रों का मतलब अपने शौहर को समझाया और उसने खामोशी से मुझे समझाया कि मैंने क्या करना है। हमारी मजबूरी का सिर्फ यही हल था। खाविन की इजाज़त पाकर मैंने प्रसाद को नज़रों ही नज़रों में जवाब दे दिया और फिर हम इकट्ठे रहने लगे। खाविन को मैंने सैनिटोरियम में दाखिल करा दिया और प्रसाद ने एक मकान किराए पर लेकर मुझे वहां रख लिया। इस मकान को मैंने ताला लगा दिया। रात गए तक प्रसाद मेरे साथ रहता और तोताराम उसका पैगाम तुम्हें देकर आ जाता। गोदामों की कमाई अब मेरे पास आने लगी। जब हमारा घर पूरा हो गया और विनोद थोड़े ही इलाज के बाद सैनिटोरियम से वापस आ गया तो प्रसाद के लिए बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि मैं उस किराए के मकान से वापस अपने घर में अपने खाविन के पास आ गई। अब विनोद ने एक दिन हमें एक दूसरे के पास बैठे हुए पकड़ लिया। 2 धमकियों के बाद प्रसाद हमारे मतलब की राह पर आ गया और उसने हमें पैसे देने की हामी भर ली। जब हमने प्रसाद को अच्छा खासा निचोड़ लिया तो मेरे खाविन ने प्रसाद से वो कीमत लेने का फैसला किया जो प्रसाद को मुझे अपने साथ रखने के लिए अदा करना चाहिए थी। जानती हो वो कीमत क्या थी? वो कीमत ये थी कि प्रसाद की असली बीवी अब चंद दिनों के लिए विनोद के पास रहेगी। तुम जानती हो कि प्रसाद शहर में बड़ा नाम वाला है। अगर मैं उसकी करतूत लोगों को बता देती और ये भी कि मैं उसकी रखेल हूँ, एक शादीशुदा औरत के साथ प्रसाद ने क्या क्या किया है, एक बीमार दोस्त की मजबूरी का किस तरह फ़ायदा उठाया है, तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। लोग उस पर थूकते, इसलिए वो कीमत अदा करने पर तैयार हो गया। अब मुश्किल ये थी कि तुम्हें खुद तो इस घर से विनोद के पास नहीं छोड़कर जा सकता था। उसने कहा कि विनोद उसके घर आकर डाकू बनकर रजनी को उठाकर ले जाए और फिर डाकू बनकर वो तुम्हें यहाँ पर ले आया। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया। प्रसाद इस कदर जलील साबित हो सकता था। उसने मेरी सदमोहरी का ये बदला लिया था और इसमें उसका कसूर भी नहीं था। अगर एक शादीशुदा आदमी की बीवी उसे धुतकार दे तो वो क्या करेगा? प्रसाद ने यही किया। वो दूसरी औरत के पास चला गया था और वो औरत और उसका खाविन बिकाऊ माल की कीमत लेना भी जानते थे और उन्होंने भी कीमत मांगी ही थी और मैं ये कीमत देने के लिए यहाँ मौजूद थी। मैंने शीतल से पूछा, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? मेरा मतलब है इस आदमी के पास। मेरा इशारा विनोद की तरफ था। वो हंसकर अपने खाविन की तरफ देखने लगी और फिर उसकी पसली में त्रहोका मारकर पूछने लगी, विनोद कब तक इस बेचारी को अपने पास रखोगे? विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हंसती हुई बीवी के साथ मिलकर हंसने लगा। फिर उसने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ मारा और कहने लगा, शीतल, जिस तरह प्रसाद ने हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, क्या मैं इस तरह का फ़ायदा इससे नहीं उठाऊँ? क्या ख्याल है, इससे नकद रकम ना ले लें? शीतल अपने खाविन की तरफ देखने लगी। मतलब पैसे वगैरह? हाँ, अगर ये जेवर और पैसे दे दे तो मैं इसे रख कर क्या करना है हमें? ख्वामख्वाह तुम भी परेशान होगी और मेरे साथ झगड़ती रहोगी। मैंने शुक्र का सांस लिया। ये जानवरनुमा इंसान मुझे अपने पास रखने के बजाय जेवर और पैसों के लालच में आ गया था। मैंने उनसे पूछा कि वो जेवर और पैसे कहाँ से लेंगे। मेरे पास इस वक्त तो नकद रकम है नहीं है। ये मामूली से जेवर मैंने पहने हुए हैं। तुम्हारे इनसे काम नहीं चलेगा। हो सकता है प्रसाद से जाकर ले आओ, लेकिन मुझे नहीं एतबार कि वो तुम्हें मज़ीद पैसे देगा, क्योंकि अगर उसने पैसे देने होते तो मुझे चंद दिनों के लिए तुम्हारे हवाले न करता। अब यही सूरत है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुम्हें ये रकम और जेवर पहुंचाऊंगी। तुम्हें मेरी ज़ुबान पर एतबार करना होगा। अगर नहीं करते तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी।
मैं अपने खाविन की तरह नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर शीतल ने सर हिलाया, यानी कि उसके बात समझ में आ गई है। उसने अपने खाविन से कहा, जिस तरह ये कहती है इस तरह से काम हो सकता है, इसीलिए तुम जाकर इसे छोड़ कर आओ। वो कहने लगा, कल छोड़ दूंगा, आज ये हमारी मेहमान रहेगी। और फिर उन्होंने वाकई मुझे मेहमान की तरह रखा। रात हुई तो विनोद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरा दिल अंदर से उचाट हो गया था। मैं इस बेगैरत शख्स के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे उसकी सूरत से नफरत हो गई थी। एक ख्याल ये भी आया कि माँ बाप के पास वापस चली जाऊं, लेकिन उन पर भी गुस्सा आ गया कि उन्होंने मुझे प्रसाद जैसे इंसान के पल्ले बांध दिया था, हालांकि वो मेरी मर्जी जानते थे। मैंने फौरी फैसला यही किया कि विनोद और शीतल के साथ ही रहूंगी, और मैंने विनोद के साथ जाने से इनकार कर दिया और शीतल से कहा कि मैं तुम लोगों के पास ही रहूंगी। पहले तो वो मेरी बात नहीं समझी। इन लोगों को जल्दी से जेवर और पैसे हासिल करने थे। जब मैंने उसे बताया कि मेरा दिल प्रसाद से उचाट हो गया है, हो सकता है मैं बाद में उसे माफ़ कर दूं, लेकिन इस वक्त मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुझे जब तक चाहें अपने पास रहने दे और मुझसे खर्चा लेती रहे। मेरा और उनका जो हिसाब तय हुआ है, मैं उसको पूरा करती रहूँगी। शीतल मान गई, और आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरा उन लोगों के साथ ऐसा दिल लगा कि मैं 6 माह उन्हीं के पास रही। मैं तोताराम से खर्च के पैसे मंगवाती रही। मैंने प्रसाद को तोताराम के ज़रिए पैगाम भेजा कि मुझे तुम्हारी सारी करतूतों का इल्म हो गया है, और इस वक्त मैं अपनी मर्ज़ी से विनोद और शीतल के पास रह रही हूँ। तुम खर्चा भेजते जाओ, वरना तुम्हारा हशर कर दूँगी। मैं अपने माँ बाप के घर का भी चक्कर लगा आई हूँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया है। मैं सिर्फ प्रसाद को सज़ा देना चाहती थी। 4 महीने तो प्रसाद ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर वो धमकियों पर उतर आया और तोताराम को विनोद के पास भेजा कि वो रजनी को आज़ाद कर दे, वरना वो पुलिस को इत्तला कर देगा। मैं और शीतल समझते थे कि प्रसाद सिर्फ धमकी दे रहा है, वरना वो खुद हमारी नज़रों में मुजरिम है। मैं इससे से ज़्यादा ज़हनी अजियत देना चाहती थी, क्योंकि उसने मुझे एक शरीफ औरत से रुस्वा औरत के दर्जे पर ला खड़ा किया था। 6 महीने होने को आए तो शीतल मुझे कहने लगी, अब काफ़ी हो गया, तुम घर जाओ। मेरा गुस्सा भी अब कदर ठंडा हो गया था, इसलिए मैं घर आ गई और चंद दिनों में काफ़ी सारे जेवर और पैसे खुद जाकर शीतल को दे आई। इतने अरसे इकट्ठा रहने के बाद वो लोग भी मुझसे बहुत मायूस हो गए थे। उन्होंने पैसे और जेवर लेने से इनकार कर लिया, लेकिन विनोद ने अपने रवैये की माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि प्रसाद ने उन्हें मजबूर कर दिया था। खैर, पैसे जेवर लेकर मैं वापस आ गई और प्रसाद से मेरी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई। शीतल और विनोद से मेरे घरेलू ताल्लुकात हो गए। वो दोनों मुझसे मिलने मेरे घर भी आते थे, लेकिन उस वक्त जब प्रसाद घर पर नहीं होता। हमारा नौकर पांडु भी विनोद और शीतल से मायूस हो गया, और वो भी हमारा एक तरह का राजदार ही था। उसने प्रसाद को कुछ नहीं बताया, और फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा, हत्ता कि अब प्रसाद इस दुनिया में नहीं रहा और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आ गया। हालांकि ये काम मैं उस वक्त कर सकती थी जब प्रसाद ने मुझे विनोद के हवाले कर दिया था, और मैं वहाँ से वापस आने में आज़ाद भी थी। चाहती तो इन दिनों वापस आकर प्रसाद को जहर दे देती। 6 माह का इंतज़ार क्यों करती? ये मेरा काम नहीं, अगर होता तो वो भी मैं बता देती। रजनी के बयान में वाकई वज़न था। अगर वो प्रसाद को मारना चाहती तो उस वक्त मारती जब उसका गम ताज़ा था। अब उसने मारने के बजाय सिर्फ नफ़रत पाल ली थी और प्रसाद से ज़्यादा दूर हो गई थी, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अब मेरे सामने फिर बंद रास्ता था। प्रसाद को किसने मारा और क्यों? सोचते सोचते मेरा ध्यान पांडु की तरफ गया। घर में प्रसाद को खाना कौन देता था? रजनी तो नहीं देती थी। वो तो उसके कमरे में सोने भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसका खाना क्यों तैयार करती? और जहर जाहिर है कि खाने में ही दिया गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी जहर दिया है पांडु के ज़रिए दिया है, और जहर देने वाला कौन हो सकता है? वही जिसे प्रसाद की मौत से फ़ायदा होता, यानी वो जो दुश्मनी चुकाकर हिसाब बराबर करता, या उसे ये लालच होता कि प्रसाद मरेगा तो उसकी जायदाद उसे मिलेगी। पहली बात हुई दुश्मनी की। प्रसाद के कारोबारी दुश्मन भी हो सकते थे, लेकिन देखने में यही आया है कि कारोबारी दुश्मनों में कत्ल के दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर बाहर का आदमी दुश्मनी का बदला चुकाता तो कोई और रास्ता इख्तियार करता। रजनी ने दुश्मनी नहीं चुकाई थी, उसने, जैसा कि उसने बताया, नफ़रत पाल ली थी और अपने चचाजाद के ज़्यादा करीब हो गई थी, जिससे वो शादी की ख्वाहिश रखती थी। रह गई जायदाद दौलत और पैसा, तो रजनी के पास पहले ही था और उसके खाविन की जायदाद में भी वो हिस्सेदार थी। बद्री नारायण के बारे में मेरा जहन सोचने लगा। उस आदमी को कहाँ से पता चला कि प्रसाद को जहर दिया गया है? उसने किसी को देखा है? और अगर नहीं तो फिर उसे लाश देखकर कैसे अंदाज़ा हो गया? वो कोई डॉक्टर तो था नहीं।
और फिर ये प्रसाद का रिश्तेदार है, वकील भी है, कानून जानता है, शायद उसे प्रसाद के मरने की शक्ल में जायदाद का कोई तर्का मिलता। हो सकता है उसने ये हरकत खुद की हो और फंसाने के लिए रजनी का नाम दे दिया हो। बहरहाल उसने जहर दिया था तो पांडु की मदद के बगैर नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने पांडु से बात करने का फैसला किया और उसे थाने बुलवा लिया। पांडु ने 2-3 दिन तक मेरी जिरह बर्दाश्त करने और मार खाने के बावजूद कोई सिरा पकड़ाने से इनकार ही कर दिया। अब वही तरीका बाकी रह गया था जिसके ज़रिए मुजरिम अपनी ज़ुबान खोलते हैं। मैंने पांडु को उसी तरीके के माहिर के हवाले कर दिया और ख़ुद रजनी के घर चला गया ताकि बद्री नारायण से बात की जाए। रजनी घर पर ही थी और मैंने उससे बद्री नारायण के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दिया। रजनी कहने लगी कि यह वकील दरअसल प्रसाद का भतीजा है। प्रसाद और उसका भाई कभी कभार ही मिलते थे क्योंकि प्रसाद का ये भाई देवीदास गरीब आदमी है। प्रसाद भी खानदानी रईस नहीं था, उसने भी ये दौलत अनाज की तिजारत से कमाई है और अमीर होने के बाद रिश्तेदारों से कट गया। ये बद्री भी बाप ही की तरह फ़कीर ही है, महीना महीना यहाँ आकर पड़ा रहता है। लगता है इसका कारोबार तो कहीं है ही नहीं, बस चचा के घर में आकर ऐश करता है। मुझे बड़ी अजीब लगती है ये बात कि आने बहाने यहाँ आ मौजूद होता है, लेकिन चूँकि प्रसाद का भतीजा है इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं कहती। मैंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। कहने लगी कहीं बाहर आवारागर्दी करने गया होगा, किसी वक्त आ जाएगा, मैं उसे आपके पास भेज दूँगी। और उसने शाम के वक्त उसे मेरे पास भेज दिया। वो आते ही मुझे पूछने लगा कि मेरी तफ्तीश का क्या बना, कोई आदमी पकड़ा गया या नहीं। मैंने कहा कि तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं अभी आता हूँ, फिर बातें करेंगे। मैंने उसे कमरे में बिठाया और ख़ुद हवालात में पांडु को देखने चला गया। छतरोल के माहिर ने पांडु को मोम कर दिया था। अब वो एक नया पांडु बन गया था जो मेरी मिन्नतें करने लगा कि मेरी मार बंद करवा दो, जो चाहे पूछ लो। मैंने छतरों वाले को बाहर भेज दिया और वहीं हवालात में पांडु के पास बैठकर उससे पूछगछ करने लगा। मैंने पांडु से कहा कि प्रसाद तो मर गया है, जहर दिया गया है और मुझे यकीन है कि जहर देने वाली उसकी बीवी नहीं। अब तुम बताओ कि ये कैसे हुआ, क्योंकि तुम ही जानते हो कि घर में प्रसाद के लिए खाना तुम ही तैयार करते थे और उसे जो जहर दिया गया वो तेज़ी से काम करने वाला था। मतलब ये कि प्रसाद जिस जहर से मरा वो उसे घर पर ही दिया गया था, कहीं बाहर से नहीं। पांडु ने जब देखा कि उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने अपनी हार मान ली और मुझे सारी कहानी सुनाने लगा। प्रसाद का भतीजा नारायण वकील साहब अक्सर हमारे घर आता रहता है। मालिक तो ज़्यादातर गोदामों पर रहता है, इसलिए बद्री नारायण या तो बाहर सैर सपाटे करता या मेरे पास बैठकर बातें करता। इस बार जब वो हमारे घर आया तो कुछ ज़्यादा दुखी सा था। कहने लगा इस बार कारोबार भी है नहीं और घर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। फिर बात इन लोगों की तरफ चली गई जिनके पास भगवान का दिया बहुत कुछ होता है। बद्री नारायण ने कहा कि इसके बाप के पास दौलत नहीं, लेकिन उसके चाचा के पास बहुत दौलत है। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपना कारोबार क्यों नहीं करता। मैंने कहा मैं नौकर पेशा आदमी हूँ, ना मेरा ये काम है कि मैं कारोबार करूँ, ना ही मेरे पास दौलत है कि मैं कारोबार के लिए उसको लगाऊँ। इस पर बद्री नारायण ने कहा कि दौलत चाचा से ले लेते हैं, वो इस तरह कि उसे परलोक सिधार दें, अगले जहां मतलब रवाना कर दें। मैं समझा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। खैर हमारी इस तरह से दोस्ती सी होती गई और एक रोज़ मैंने नारायण को वही डाकू वाली बात सुना दी कि हमारे घर में डाकू शायद दौलत लेने आए थे, लेकिन रजनी को उठाकर ले गए और रजनी खुद ही वापस भी आ गई थी। नारायण ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और जब मैं उसे ये बात सुना चुका तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात तो नहीं कर दी। मैंने नारायण की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि वो रजनी से जिक्र ना करे वरना वो मुझे घर से निकाल देगी। नारायण ने मुझे तसल्ली दी कि वो ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन उसने खुद ही ये किस्सा छेड़ दिया। कहने लगा उसके जहन में दौलत कमाने का एक तरीका आया है। चचा और रजनी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। ऐसा करते हैं कि चचा को जहर दे देते हैं। सारी बात रजनी पर आएगी कि उसने खाविन को मार दिया है, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि रजनी चचा से नफरत करती थी तो वो यही ख्याल करेंगे, चचा मरेगा तो मुझे भी उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, मैं तुम्हें भी कुछ रकम दे दूंगा, तुम शहर जाकर कारोबार करो। मैं इस बात को मान लिया और ये तय हो गया कि जहर बद्री नारायण लाकर देगा और मैं उसे खाने में शामिल कर दूंगा। जब से रजनी और प्रसाद के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, खाने में जहर देना क्या मुश्किल बात थी, क्योंकि प्रसाद को खाना मैं ही देता था।
नारायण तय करके शहर चला गया और मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। कई रोज़ गुजर गए, नारायण नहीं आया। मैंने सोचा कि वो डर गया है और हमारा ये काम ख़त्म ही समझो। बहरहाल जिन दिनों में नारायण के आने का इंतज़ार कर रहा था, इन्हीं दिनों एक ऐसी बात हो गई जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। आपको पता होगा कि रजनी अपने चचाजाद राजेंद्र से शादी करना चाहती थी और ये आदमी उससे इसी घर में मिलता भी था और आता भी रहता था। मुझसे क्या छुपा हुआ था, लेकिन मैंने ये सब बातें प्रसाद को नहीं बताई थी। खैर, जिन दिनों मैं नारायण के जहर लेकर आने का इंतज़ार कर रहा था, ये राजेंद्र आ गया। रजनी घर पर नहीं थी, वो अपने माँ बाप से मिलने उनके घर गई हुई थी। प्रसाद गोदामों पर था। राजेंद्र मेरे पास आकर रसोई में बैठ गया और पूछने लगा कि घर के क्या हालात हैं। मैं हंसने लगा कि मैं क्या बताऊं, वो तो खुद सब कुछ जानता है और उसकी वजह से उसके घर में चकचक पड़ी हुई है। कहने लगा वो जानता है कि रजनी उसे पसंद करती है और उसी की वजह से अपने खाविन को अच्छा नहीं समझती। उसने मेरी खातिर अपना घर ख़राब कर रखा है। मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसे इस मुसीबत से निजात दिलाऊं। मैंने कहा वो कैसे निजात दिलाएगा। कहने लगा तुम अगर साथ दे दो तो ऐसा हो सकता है। और फिर हमारे दरमियान ये बात हुई कि वो मुझे जहर ला कर देगा और मैं प्रसाद के खाने में डाल दूंगा। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। दो आदमी मुझसे एक जैसा काम लेना चाहते थे। मैं सोचने लगा कि किसका साथ दूं। दिल कहता था कि राजेंद्र के साथ लग जाऊं, क्योंकि प्रसाद ने तो मर ही जाना था। उसके बाद रजनी को पता चलता कि क्या हुआ है तो वो लाजमी तौर पर राजेंद्र का साथ देती और राजेंद्र मुझे बचा लेता। नारायण का क्या था, उसने पैसे देकर काम लेना था, उसे मेरी हमदर्दी क्या हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि राजेंद्र का साथ देता हूँ। नारायण आएगा तो इनकार कर दूंगा। बात पक्की हो गई और राजेंद्र ने अगले दिन मुझे एक पुड़ी ला कर दी, जो मैंने प्रसाद को खाने में मिलाकर दे दी। पांडु ने जब एतराफ़े जुर्म कर लिया तो मैं हवाला से निकलकर नारायण के पास आ गया। कहा कि मैं तुम्हारी हर करतूत से वाकिफ़ हो गया हूँ। वो अगरचा वकील था, लेकिन हर मुजरिम अंदर से बुज़दिल होता है, इसीलिए वो थर थर काँपने लग गया और अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगा। वो वाकई जहर लेकर पांडु के पास गया था। जब वो रजनी के घर गया तो पांडु और राजेंद्र वही बातें कर रहे थे कि प्रसाद को जहर दे दिया जाए। वो अपनी बातों में इस कदर गर्क थे कि उन्हें मेरे आने का इल्म ही नहीं हुआ। मैं चुपचाप रसोई की खिड़की से लगाकर उनकी बातें सुनता रहा। मुझे पांडु पर मेरा साथ ना देने की वजह से गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि जिस दिन प्रसाद मरा उसी दिन पुलिस के पास चला जाऊंगा और मैंने ऐसा ही किया। अलबत्ता आपको जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें रजनी का नाम ले दिया था, पांडु का नाम नहीं। इसलिए नहीं लिया था कि पुलिस मुझसे ना पूछे कि मैं ख़ास तौर पर नौकर का नाम क्यों ले रहा हूँ। मैंने जुर्म का इरादा ज़रूर किया था, लेकिन ना मैंने उसमें शिरकत की थी और ना ही मैंने अमलन जुर्म किया था। मैंने रिपोर्ट झूठी दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि प्रसाद वाकई जहर से ही हलाक हुआ था और आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही मिली है। नारायण वाकई ठीक कह रहा था। मैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता, मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। पांडु से मैंने इकबाली बयान लिया और फिर राजेंद्र को गिरफ्तार किया। वो रजनी से मिलने आया था कि मेरे हत्थे चढ़ गया। रजनी को जब इल्म हुआ कि प्रसाद के कातिल कौन है तो वो गुमसुम सी हो गई। राजेंद्र ने उसके लिए इस हद तक भी जाना गवारा कर लिया, ये उसके गुमान में भी नहीं था। राजेंद्र उस जुर्म पर पांडु के साथ मिलकर जेल चला गया और रजनी उसकी रिहाई के दिन गिनने लगी। यहाँ पर हमारी कहानी हो जाती है ख़त्म। अब कहानी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों की खुशी जहाँ है वहाँ उनकी शादी कराएं। हाँ, सही बात है, ज़िंदगी उनको गुजारनी। अगर सब कुछ ठीक है, लड़का देखा भाला है, गरीब है तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से कमा ही लेगा ना आगे। उतना तो उसके बाजू पर यकीन रखना चाहिए कि भाई कमा लेगा, हमारी लड़की को रखेगा खुश। लेकिन पैसे वाले घर में शादी करा के भी लड़की खुश ना रहे तो फिर फ़ायदा क्या। अब बताइए, रजनी की शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? वो अपने मियाँ से तो खुश थी नहीं और वो उसका जो चचाजाद था, जो राजेंद्र, हाँ राजेंद्र नाम था, तो वो आके उससे मिलता था। उसकी वजह से और दूरियां बढ़ती थी। वो अपने आप को उसके बीवी समझती ही नहीं थी। क्या नाम था उसका? प्रसाद, हाँ, जो कत्ल हो गया था। तो प्रसाद को अपने हस्बैंड मानती ही नहीं थी, शौहर मानती ही नहीं थी। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना पैसे वाला देकर शादी करने का? अगर उसी से करवा देते, अपने भतीजे से ही करवा देते तो खुश रहती लड़की।
तो पेरेंट्स को चाहिए कि भाई बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखें। हाँ, अगर नहीं सही है या फिर चाल चलन ठीक नहीं तो बात अलग है। ये सिर्फ दौलत देख कर या फिर हाँ, अक्सर माँ पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हमारी बेटी खुश रहे, लेकिन खुशी सिर्फ पैसों से तो नहीं आती है ना। तो इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि गुनाह करने से पहले इतनी सारी लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, और जब गुनाह कर लेते हैं तो क्या सज़ा नहीं मिलती है? मिलती है ना। कितना भी छुपा कर गुनाह करो, कहीं ना कहीं से तो वो अफशा हो ही जाता है, ज़ाहिर हो ही जाता है। और दूसरी सबसे बुरी बात इस कहानी की मुझे ये लगी कि अपनी बीवी को किसी और के पास दे देना, किसी और आदमी के पास दे देना। एक तो तुमने खुद पहले गलती तो की, हाँ, उस गलती के उस बदले में तुम अपनी बीवी को भी किसी गैर मर्द के हवाले कर रहे हो। वो तो एक अच्छी बात है कि वो लोग अच्छे लोग थे, लोगों ने इस तरह नहीं किया। पहले तो लालच में आ गए, लेकिन बाद में लोगों को वाकई उससे बहनों वाली मोहब्बत हो गई, वो दोनों मियाँ बीवी को, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन अगर वो आदमी की नीयत उस पर ख़राब हो जाती तो क्या होता? कितनी बुरी बात है ना। इस तरीके से अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझनी चाहिए, उसको ऐसा माल नहीं समझना चाहिए कि भाई जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर दे। चलिए ठीक है, बस अब इस कहानी पर और ज़्यादा बात नहीं करते, वरना और बात ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल इस कहानी को सुनिए और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। आप लोग लाइक का बटन दबाने में बड़ी कंजूसी करते हैं, ज़रा प्रेस कर दिया करें। तो इससे क्या होगा पता है? इससे ना ये वीडियो और ज़रा आगे चली जाएगी, और थोड़ी आगे चली जाएगी, और थोड़ी आगे चली जाएगी। जितना ये आगे जाएगी, जितना ये बूस्ट होगी, उतना मेरे जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ेंगे। देखो थोड़े से बच गए हैं, हाँ ये भी बताना है कि थोड़े से बच गए, जल्दी जल्दी पूरे करवा दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करिए ताकि वो लोग भी सुने, और कमेंट्स लिखे, आप लोग भी लिखे, उन लोगों से भी कहिए कि कमेंट्स लिखें। और मुझे दुआओं में याद रखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।